चलो तो आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 है ना, क्या जनसंख्या संगठन। पहले ये जाने कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं जनसंख्या संगठन क्या है? हाँ, जनसंख्या संगठन का यहाँ पर हम कुछ विशेषता लिखे हैं। इसे अलग कौन कौन कर सकता है ना। अलग व्यवसाय के आधार से जनसंख्या अलग हो सकता है, ठीक है। संगठन का मतलब हो गया कि वो जो संगठन जनसंख्या को वितरण करना है ना, या फिर जमा करना, ये किस किस आधार से चलता है वो चीज को बताना है। तो व्यवसाय के आधार से, शिक्षा के आधार से और जीवन प्रत्याशा के आधार से। जैसे हाँ, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? हाँ, सारी चीज क्लियर होगा। अभी ध्यान देना कि पहले जैसे यहाँ पर जनसंख्या संगठन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं ना। जनसंख्या संगठन स्त्री और पुरुष के लिंग अनुपात को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन क्या है? स्त्री और पुरुषों को की लिंग अनुपात को दर्शाता है, जिसमें उसकी मुख्य विशेषताएं होती है। क्या होती है? व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इससे पहले बोले संगठन क्या है? या तो वितरण करना या तो फिर एकत्रित करना, दोनों इसमें आएगा। अब इसमें कि जमा करना भी और वितरित करना, यानी एकत्रित करना और वितरित करना कैसे? तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, अपना घर द्वार या कुछ अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह जाएगा, तो यहां से क्या वो वितरण हो गया, और जहां गया वहां पर एकत्रित हुआ कि नहीं, जनसंख्या संगठन में आया। उसी प्रकार से शिक्षा के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं कि नहीं? तो जहां से गए वहां से क्या हो गए? वितरण। और जहां पहुंचे वहां क्या हो गए? एकत्रित। यानी वहां की जनसंख्या घनत्व को क्या किया? बढ़ा दिया, है ना। लाडली आवाज में बोलना है तुम लोग को। उसके बाद जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, प्रवास और उत्प्रवास। अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ऐसा तो नहीं कि सभी लोग काम मतलब अपना काम से जाएगा, नहीं। अपना व्यवसाय तो सभी लोगों को नहीं होता है। सभी लोग शिक्षा के लिए ही तो बाहर नहीं जाएगा, नहीं। जीवन प्रत्याशा ने अपने जीवन को चलाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए तो जाएगा नहीं। इस प्रकार से 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। किसको? जीवन जनसंख्या संगठन को, मतलब कि वितरण करने के लिए या फिर एकत्रित करने के लिए। यानी जीवन जनसंख्या संगठन को दर्शाने के लिए 3 भाग बांट दिया गया। पहला तो व्यवसाय के आधार पर, दूसरा शिक्षा के आधार पर और तीसरा जीवन प्रत्याशा के आधार पर, है ना। इस प्रकार से बांट दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिंग संगठन क्या है। यहाँ पर जनसंख्या संगठन, जनसंख्या क्या है? लिंग है एक प्रकार से। लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों, ठीक है। तो उसे लिंग का नाम दिया जाता है। और लिंग संगठन किसी देश की स्त्रियों और पुरुषों की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता को लिंग संगठन कहा जाता है। यानी किसी भी देश की स्त्री हो या पुरुष, दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों की महत्वपूर्ण जनांकीय, कि वहां पर कितनी जनसंख्या है स्त्री का, कितनी जनसंख्या है पुरुष का, उसकी विशेषता बताता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग संगठन। यानी इसी को हम पलट के बोल सकते हैं जनसंख्या संगठन, कि वहां की जनसंख्या लिंग की इतनी है और पुरुष की, मतलब लिंग में स्त्री का इतना है, पुरुष का उतना है। जैसे जहां का भी किसी भी देश का बात किया जाए, पूछा जाएगा कि जनसंख्या संगठन क्या है, तो जनसंख्या संगठन वैसी माध्यम है जिसके द्वारा हमें लिंगों के अनुपात को पता लगाने में मतलब कि साधारण आसानी होती है, जिसमें लिंग अनुपात दिया जाता है स्त्री और पुरुष। इससे पता चलता है कि किसी भी राष्ट्र या देश में किस प्रकार की जनसंख्या किस प्रकार से अवस्थित है। लिख सकते हैं इस तरह से। इसके आगे हम लोग बात करेंगे लिंग अनुपात। अभी लिंग अनुपात का भी बोले थे, इसमें आया था ऊपर जब बोल रहे थे अभी, तो उसमें आया था कि अनुपात, स्त्री और पुरुष का अनुपात, ऐसा बोले। ये अनुपात क्या है? तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि कितने स्त्री पे कितने पुरुष, कितने पुरुष पे कितने स्त्री, ऐसी जनसंख्या किया जाता है। और इसी अनुपात को या इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अनुपात, तो जैसे मैथ में अगर बात करें तो हमेशा अनुपात में तुम लोग इसे 10 क्लास में परमेय पढ़ा होगा। परमेय पढ़ा है ना, थेल्स परमेय, थेल्स परमेय पढ़ा है। थेल्स परमेय में क्या होता है कि इस प्रकार से दिया रहता है ए बी सी डी और ई, अगर इसका मान लेते तो इसका कैसे लिखते हैं हम लोग दर्शाने के लिए? ए डी बी डी, ए सी ई सी, इस प्रकार से लिखते हैं कि इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हमारा थेल्स परमेय के रूप में, इसको क्या नाम देते थे? अनुपात।
है ना, थेल्स प्रमेय के अनुपात या थेल्स प्रमेय के विलोम से, ऐसे लिख देते थे उसमें। उसी प्रकार से इसमें अनुपात पूछा तो अनुपात यानी कि बटे, या तो स्त्री पुरुष होगा या तो फिर पुरुष स्त्री होगा कि नहीं। इतना समझ में आया कि लिंग अनुपात को कैसे हम लोग दर्शाएंगे कि जनसंख्या, चाहे वो कोई भी देश का हो, कोई भी राष्ट्र का हो, कोई भी राज्य का हो, या कोई भी गांव या कोई भी नगर का हो, तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को ही क्या कहेंगे, लिंग अनुपात। यानी कि लिंग कैसे में बात किया, कितने लिंग, दो, पहला स्त्री और दूसरा पुरुष। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, तो पुरुष को ऊपर कर देना और स्त्री को नीचे लिख देना, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या और फिर गुने में 1000, प्रति 1000 का बात किया जाए, प्रति 1000 तो गुना कितना से 1000। यहां समझना है, दोनों में कंफ्यूजन मत करना कि कब स्त्री और कब पुरुष हम ऊपर और नीचे लिखेंगे, ठीक है, निकालने के लिए। कि जब बोले जाएगा स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, तो क्या बोले, लास्ट में जो आया उसे हम ऊपर की ओर लिखेंगे और जो शुरू में आएगा उसे हम नीचे की ओर। यहां से समझना, इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। जैसे लिखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताओ, स्त्री ऊपर और पुरुष नीचे। हाँ, यानी जो लास्ट में आया उसे हम पहले लिखेंगे और उसी के नीचे अनुपात में हम पुरुष को लिखेंगे। और गुना कितना से कर देना है, 1000 से। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रति 1000 का बात किया जाए। जब भी जनसंख्या में लिंग अनुपात निकाला जाता है तो 1000 के ऊपर ही निकाला जाता है, ठीक है। हाँ, तो मतलब आप बताएं कि स्त्री और पुरुष का महत्व, ये लिंगानुपात के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो पुरुषों की संख्या के बीच का, तो पुरुषों की संख्या के बीच को अनुपात हाँ, इसको इस प्रकार से, इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे पुरुषों की संख्या 1000 है और स्त्री की संख्या उससे कम 800, 900, 950, तो उसको हम बाहर में करेंगे, बाहर में करके उसका जो आंसर निकलेगा वो गुना 1000 वो हमारा प्रतिशत में निकल जाएगा, प्रतिशत में। हाँ, उसका अनुपात निकल जाएगा, वो प्रतिशत में निकल जाएगा। हाँ, तो जैसे अनुपात निकले उसको अनुपात कर सकते हैं, वो जो निकलेगा। हाँ, अनुपात कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर बात है, जगह हमारे पास यहाँ पर है ना, तो जैसे अगर बात करें कि बोला जा रहा है 1000 पर लिंग अनुपात बताना है। क्या बताना है, लिंग अनुपात। ध्यान देना, 1000 पर लिंग अनुपात बताना, केवल लिंग अनुपात का बात किया जा रहा है। अब इसमें नहीं बोला कि स्त्री कितना है पुरुष कितना है, तो क्या निकाला जा सकता है, इसमें बोलेगा 1000 में, है ना, 1000 में पुरुष जाति का या स्त्री जाति का लिंग अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां स्त्री जाति का इतना, अगर बोलेगा पुरुष जाति का इतना है तो स्त्री जाति का कितना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 1000 में पुरुष जाति जो है सो 850 है, या मान लेते हैं 450, कितना मान लेते हैं 450 पुरुष जाति, कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, 550 मान लेते हैं। कि बोला गया कि 1000 साधारण है, इसमें 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो तो पता ही होगा। कि चलो यहाँ पर ध्यान दो, तो बता रहे हैं क्या कि 1000 में पुरुषों की संख्या 550 दिया, ठीक है, 1000 में पुरुषों की संख्या 550 दिया, तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी, स्त्रियों की संख्या क्या होगी, केवल संख्या पूछ रहे, केवल संख्या। क्वेश्चन दो टाइप से बनेगा, जब संख्या केवल पूछा जाएगा तो ये 1000 का बात ही नहीं किया जाएगा। कहाँ गया 1000, यहाँ है, 1000 का बात ही नहीं किया जाएगा, बस केवल इसमें इसको घटा देना, स्त्री की संख्या आ गया। अब पूछा जाएगा कि स्त्रियों के साथ लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात क्या है, तब यहाँ पर लिखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो इस जगह पे हमारा ये काम करेगा, ठीक है, पुरुष और स्त्री, तो पुरुष और स्त्री, ठीक है। अगर पहले स्त्री और पुरुष देता तो ये चलते, स्त्री पर पुरुष, समझ में आ रहा है ना। यहाँ बोला पुरुष पर स्त्री, तो पुरुष पर स्त्री ये है। अगर हम बोलते स्त्री पर पुरुष तो कहाँ चलते, स्त्री पर पुरुष, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में आया, ये समझ में आया। अब अनुपात नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उसे घटा के निकाल लेना है, अंक निकालना रहेगा। और अनुपात रहे तो ये बैठा देना है। यहाँ पर क्लियर है, यस सर, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। चलो फिर आगे देखें, यहाँ क्या दिया गया है, आयु संरचना। आयु संरचना क्या है, आयु सरकार के आदेश अनुसार या सरकार के संवैधानिक अनुसार, है ना, या भौगोलिक स्थिति के आधार से आयु संरचना को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। आयु संरचना को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में, वो भी कार्य व्यवसाय के अनुसार,
ठीक है, नहीं तो ऐसे 3 में बांटा हुआ, पहले बचपना है, जवानी है, फिर वृद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कार्यस्थल के साथ में कार्यस्थल में जानेंगे कि 2 भाग में बांटा गया, जहां पर लिया गया 15 से लेकर के 59 साल के बीच के लोग को क्या बोला गया, विशाल कार्यशील जनसंख्या वाले, है ना। ये कोई भी काम करने के लिए इतना से इतना साल तक सक्षम होते, 15 साल से ऊपर और 59 साल तक, यानी उससे नीचे तक क्या होते, अधिक कार्यशील करने के लिए तैयार रहते हैं, उसे विशाल कार्यशील जनसंख्या में रखा गया है। आयु संरचना का बात करते हैं। आगे है क्या कि 60 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष को क्या माना गया है, वृद्ध जनसंख्या, है ना। ये कोई भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं और इसको स्वस्थ रखने के लिए अधिक खर्चा भी होती है कि नहीं। 60 वर्ष के बाद अनेकों प्रकार की क्या होने लगती है, समस्याएं शरीर में होने लगती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर आयु लिंग पिरामिड क्या है। तो आयु लिंग पिरामिड जो है वो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ठीक है। आयु लिंग पिरामिड क्या है, भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग को ही आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताए कि 15 से 59 विशाल कार्यशील जनसंख्या है, 60 से वर्ष से जो अधिक वृद्ध जनसंख्या में आ जाते हैं, जिसमें अधिक खर्च की जरूरत होती है। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, आयु लिंग पिरामिड, यानी कि वैसी पिरामिड जिसमें भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं या आयु वर्ग के लोगों को रखा गया है, उसे हम क्या कहेंगे, आयु लिंग पिरामिड। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है। ग्रामीण नगरीय संगठन, जहां पर इसे संगठन करने के लिए ये भी अलग अलग कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या 4 पॉइंट लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं, ग्रामीण नगरीय संगठन। आयु लिंग संगठन, यानी अगर हम गांव का करते हैं तो ये अलग होता है, नगर का अलग होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि व्यावसायिक संरचना, तो गांव में व्यावसायिक संरचना अलग तरह से किया जाता है और नगर में अलग तरह से किया जाता है। ये पॉइंट बनेगा नगर और गांव दोनों के लिए, लेकिन दोनों में भिन्न भिन्न कार्य होगा, अलग अलग कार्य होगा, ठीक है। कि आयु लिंग संगठन अगर इसमें होंगे गांव में, तो क्या बोला जाएगा, एक छोटा, फिर जवान और एक बड़ा बुढ़ा के रूप में। और वही आयु लिंग संगठन अगर हम नगरीय के रूप में देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक संरचना में अगर हम ग्रामीण का बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर कृषि कार्य किया जाएगा, गांव में ज्यादातर कृषि कार्य किया जाएगा। लेकिन वही व्यावसायिक संरचना में हम आ जाते हैं नगर की ओर, तो ज्यादा गैर कृषि कार्य किया जाएगा। किया जाएगा ना। कृषि और गैर कृषि कार्य पता है सभी को। ये गैर कृषि कार्य क्या होता है, कृषि से अलग कार्य, हाँ, कृषि से अलग, यानी प्राथमिक क्रिया से अलग जो भी कार्य है उसे हम कृषि मतलब कि गैर कृषि कार्य कहते हैं। चलो बहुत अच्छा है। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व, गांव यानी ग्राम और नगर में दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं। गांव में कुछ कम मिलेगा लेकिन नगर में ज्यादा, भिन्न भिन्न हो रहा है दोनों का। उसके बाद क्या, विकास भी गांव और नगर में अलग अलग तरह से होगा। गांव में निम्न यानी कि कम स्तर से होगा और शहर में क्या होगा, उच्च स्तर से होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करके और निम्न साक्षरता के साथ ही अपना विकास करेंगे। लेकिन नगर में क्या, उच्च स्तर से शिक्षा प्राप्त करेंगे और साक्षरता दर से ही विकसित होगा, नए नए प्रकार के तकनीकों का विकास भी होगा या नहीं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर व्यावसायिक संरचना। उससे पहले नगर और ग्रामीण और नगरीय का बात किया जा रहा है ना। यहाँ पर देखो, ग्रामीण क्षेत्र किसे कहेंगे और नगरीय क्षेत्र किसे कहेंगे, बताओ जरा। ये क्या है, खुद से बताना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र किसे कहेंगे और नगरीय क्षेत्र किसे कहेंगे। यहां से जवाब हमें मिलेगा। वैसी क्षेत्र, अगर हम ग्रामीण का बात करते हैं तो वैसी क्षेत्र जहां अधिकतर प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। प्राथमिक क्रिया यानी शॉर्ट में मिल गया, खेती बाड़ी वगैरह के छोटे मोटे काम किए जाते हैं, कम प्रकार के लोग रहते हैं वहां पर, ठीक है। यानी वैसी क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्रियाएं की जाती है उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। लिख सकते हैं एक लाइन में। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, नगरीय क्षेत्र का। तो नगरीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा कि वैसी क्षेत्र जहां कृषि के अलावे गैर कृषि कार्य की जाती है। वैसी क्षेत्र जहां पर गैर कृषि कार्य की जाती है उसे हम नगरीय क्षेत्र कहेंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब बताइए साक्षरता क्या है, शिक्षित। साक्षरता किस चीज को दर्शाता है, शिक्षा के अनुपात को। इससे हमें क्या फायदा होती है, साक्षरता यानी कि केवल शिक्षित होना ही साक्षरता कहलाएगा। सर साक्षरता समय ये पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने नहीं। हाँ, और किस प्रकार के लिंगानुपात से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस प्रकार के लिंगानुपात से वो रहते हैं, वो हमारा साक्षरता हो गया। अब यहाँ पर लास्ट
पॉइंट हमारे पास बचता है क्या कि व्यवसायिक संरचना। क्या बचता है? व्यवसायिक संरचना। ये व्यवसायिक संरचना का मतलब समझ में आ रहा है? व्यवसाय का मतलब किसी भी प्रकार से एक अपना काम को बनाना या काम करना। किस किस रूप में हम काम करते हैं, अपना जो भी निजी कार्य होता है किस किस रूप में करते हैं। या तो हम कृषि कार्य करते हैं, ये भी तो हमारा एक व्यापार के रूप में है, व्यवसाय है। यानी कि हमारा काम क्या है, व्यवसाय का मतलब हमारा काम कि हम किस व्यवसाय को करते हैं। बहुत सारे लोग कृषि करते, बहुत सारे नहीं, इसमें 3 हिस्सा लोग ही मान लेते, कृषि पर ही निर्भर है। उसके बाद कुछ क्या वानिकी करते हैं। ये वानिकी क्या होता है बताओ जरा। हाँ, वानिकी क्या है? वानिकी में बहुत सारी चीज आती है। या तो जंगल को लगाना, जीवों को पालना, जैसे हम लोग जू वगैरह बोलते हैं, है ना, अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं को पालना, या किसी भी प्रकार से किसी को सहायता देना। ठीक है, ये हमारे कहाँ आ जाएगा? वानिकी में। ये वनस्पति जात के लिए होते हैं। उसके बाद क्या है? मत्स्यन। क्या होता है ये मत्स्यन? मछली पालन, है ना। उसके बाद विनिर्माण। विनिर्माण मतलब किसी का दोबारा उपयोग करके दोबारा प्रयोग करके किसी भी चीज का बड़ा आकार देना, है ना, विनिर्माण कहलाता है। जैसे छोटे घर को तोड़ करके बड़ा घर बनाना, पतले लंबे ये पतले छोटे ये जो रोड होते हैं उसे तोड़ करके चौड़ा रोड बनाना, है ना, विशाल रोड बनाना, या किसी गांव को बड़ा फैला देना, बड़ा बनाना। इस प्रकार से क्या हो गया? या फिर कोई छोटा मोटा उद्योग है उसे बड़ा कर देना जिसमें अधिक से अधिक मजदूर कार्य कर सके, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? विनिर्माण। और निर्माण क्या होती है? निर्माण जो शुरू नई निर्माण, है ना, नई बुनियादी से हम शुरू करते हैं उसको, उसका कोई नाम निशान नहीं है, उसे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पालन के तौर पर। हाँ, और ये क्या हो गया? निर्माण कहलाएगा। व्यावसायिक परिवहन क्या होता है? बोले तो ऐसा मतलब कोई बिजनेस, वही यातायात का साधन के रूप में बोल सकते हैं इसमें कि हमें व्यवसाय के लिए इतने सारे कार्य करें तो उसमें आने जाने कोई भी वस्तु को लाने या पहुंचाने के लिए परिवहन चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, उसे व्यवसायिक परिवहन कहेंगे। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद सेवाओं क्या है? सेवा कौन से क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आता है, वेरी गुड। उसके बाद संचार क्या है? ये संचार से हमें क्या फायदा होती है बताओ? संचार से हमें अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है उसका हमें खबर प्राप्त होती है संचार के माध्यम से। और तथा अन्य में क्या आ गए? बचे खुचे जो भी काम है वो सारे कहाँ आ गए? अन्य। और इस प्रकार से ये क्या हो गया? जनसंख्या संगठन का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जा सकता है, कैसे मापा जाता है? लिंग अनुपात को कैसे मापा? हाँ, तो लिंग अनुपात को हम निम्न प्रक्रिया द्वारा माप सकते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या तथा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात हो गया। उसके जगह पे फिर ये दोनों को लिख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। आगे पूछा जा रहा है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। अभी जो वर्णन किया हम लोग ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 का 1 जो 150 शब्दों में देना है इसका आंसर। मानव विकास, यही 3 चैप्टर का ही देखो, आगे पेज पलटो। हो गया? अच्छा ये है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर पूछा ग्रामीण और नगरीय का वर्णन करना है। इसका संगठन का क्या करना? वर्णन करना कि किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है और किस प्रकार से अलग है। अभी जितना सारे कुछ बात बोले उस सारे कुछ क्या करना है? कम से कम 150 शब्द लिख देना है, ठीक है। अगर 500 शब्द बोल सकते तो 150 शब्द लिख सकते हैं कि नहीं? कहाँ ढूंढ रहा है? नहीं मिला? मिल गया। चलो आगे क्वेश्चन। ये विवेचना खुद से करना आयु लिंग की असंतुलित इधर है, असंतुलन। सेकंड का 1 2 में आ जाओ सर, इसको समझा दीजिए। दूसरा था क्या? दूसरा का ये विश्व के विभिन्न भागों में आयु, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। यहाँ पर जितना कुछ दिख रहा है ना पॉइंट, जितना कुछ पॉइंट दिख रहा है ना सबको भर देना, ठीक है। विश्व के बारे में बता देगा। पहले तो व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा जिसमें लिंग संगठन होती है, लिंग अनुपात होती है, प्रति 1000 पर स्त्रियों पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों स्त्रियों की संख्या, जिसमें से आयु लिंग पिरामिड अलग अलग प्रकार के लोगों को दर्शाती है, जहां पर ग्रामीण तथा नगरीय संगठन भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये सारे पॉइंट को लिख देना। जहां पर व्यवसायिक संरचना इतने प्रकार से किए जाते हैं, हमारे यही हो गया ना। अब इन सभी कार्य के आधार पर लिंग जो अनुपात है वो कहाँ जाएगा? अलग अलग जाएगा